हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका वैदिक पल पे। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि यूपी जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है। यह वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। यूपी के अगर आप सिलेबस देखेंगे उसमें जो लोकल लॉज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। और इसी कड़ी में हम इस चैनल पे जितने भी लोकल लॉज हैं, इंक्लूडिंग जो अभी ऐड हुआ है रेंट लॉज, उसको भी इस चैनल पे कवर कराएंगे। और सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947। तो हम लोग आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 का पूरा नाम है यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ करता था। इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1992 में मिला था। फ्रेंड्स, हम इस एक्ट के सारे फीचर को भी, सेलिएंट फीचर जो भी हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसका बैकग्राउंड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पंचायती राज का मतलब क्या होता है। देखिए, जो पंचायती राज टर्म है ये रिफ़र करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, यानी जो ग्रास रूट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये उसकी बात करता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनिशियल यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो पंचायती राज है। देखिए, ये जो सिस्टम है पंचायती राज, ऐसा नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट है या 1947 में ही ईजाद हुआ था। ये प्रिवलेंट है बहुत पुराने टाइम से। आप ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखेंगे या उनके पहले देखेंगे, या किंग या रूलर्स या मेडिवल हिस्ट्री में जब आप आते हैं तो वहाँ भी इसके हमें ट्रेसेस मिलते हैं। सो देखिए, जैसे पुराने समय में विलेजेस होते थे उसमें पंच का जिक्र मिलता है। पंच मतलब 5 पर्सन जो उस विलेज के रिस्पेक्टेड और एल्डर्स पर्सन होते थे, उनको पंच कहा। 5 लोग होते थे, ग्रुप होता था, उनको पंच कहते थे। इनका क्या काम होता था? डिस्प्यूट को सेटल करना। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे और ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको वैदिक एज अगर में आप जाएंगे तो वहाँ पे पंच का ही जिक्र मिलता है। 5 इंडिविजुअल होते थे। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता था विद इन दैट एरिया तो वो लोग रिफ़र करते थे पंच को। ऋग्वेद में जाएंगे तो वहाँ पे हमें सभा मिलती है, समिति मिलती है और विधाता मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एपी एरा की बात करें तो वहाँ पे रामायण और महाभारत का जिक्र मिलता है। उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिवाइड किया हुआ था सिटी और विलेजेस में। सिटी को पुर कहते थे और विलेज को जनपद कहा जाता था। इसी तरह जब आप महाभारत देखेंगे तो महाभारत में जिक्र मिलता है विलेज जो हुआ करते थे उसका हेड हुआ करता था, जिसको हम ग्रामिक कहते थे। और विलेजेस 10 के ग्रुप्स में डिवाइड होते थे, 20 के ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड हुआ कर रखते थे। अब फ्रेंड्स, अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें या मेडिवल पीरियड की बात करें तो उसमें आपने दिल्ली सल्तनत का नाम सुना है। उस टाइम पीरियड में जो प्रोविंसेस होते थे उनको विलायत कहा जाता था। और जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उसको देखिए, यहाँ पे उन्होंने 3 भागों में डिवाइड करके रखा था। पहला है आपका मुकादम, दूसरा था पटवारी और तीसरा था चौधरी। तो जो मुकद्दम हुआ करते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे, पटवारी रेवेन्यू मैटर्स देखते थे, और जो चौधरी होते थे वो उनका काम था टू सेटल द डिस्प्यूट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ट्रेसेस हैं पंचायती राज के वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। एक बार फिर से देखिए, वैदिक एज में मिलते हैं, ऋग्वेद में भी जिक्र मिलता है, इपेक ईरा की बात करें रामायण और महाभारत में जिक्र मिलता है। मेडिवल पीरियड में आप दिल्ली सल्तनत को देख सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन 3 भागों में इस तरह से डिवाइड था। अब फ्रेंड्स, जो आज का कॉन्सेप्ट जो है हमारा आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, उसको आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं जो पंचायती सिस्टम था उस टाइम का। क्योंकि वो कोई भी डिस्प्यूट होता था तो डायरेक्ट पंचायती सिस्टम मतलब ये है कि पंच के पास चले जाते थे, वो अवॉइड करते थे कि किंग के पास मैटर जाए। तो इस तरह से आपस में ही क्या हो जाता था, एक तरह से नेगोशिएट भी वहाँ पे कर लिया जाता था। तो आप इसको आज का जो पूरा एक आर्बिट्रेशन नेगोशिएशन होता है इससे आप रिलेट कर सकते हैं उस टाइम के पंचायती सिस्टम को। देखिए फ्रेंड्स, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उन्होंने क्या किया कि सारी जो बागडोर थी अपने हाथों में खींचने की कोशिश की, यानी पूरा जो सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। और जो पंचायती राज सिस्टम प्रेवलेंट था वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। देखिए, यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो रहा है
ब्रिटिशर्स आने से सेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं पावर को, और जो पंचायती राज सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। तो फर्दर यहाँ पे देखिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इन्होंने कैसे उसको आगे चल के सॉर्ट आउट किया, आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों ब्रिटिशर्स को 1857 के रिवोल्ट तक का जो समय है, उस टाइम पीरियड तक ये पता चल चुका था कि अब जो भारत के लोग हैं वो आगे शांत नहीं बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने जो अटॉर्नी थी उसको शिफ्ट करना चालू किया, यानी अपने कदम बढ़ाए डिसेंट्रलाइजेशन की ओर, और इसके लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। उसमें सबसे पहला है लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन था जो 1870 का। उसने ये सजेस्ट किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन्स का रेजोल्यूशन आया था 1882 में। उसने कहा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बोर्ड्स होते हैं उसमें आप रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए। किसके रिप्रेजेंटेशन को? विलेजर्स से, यानी विलेजेस से डायरेक्ट जो है इलेक्ट करके लाइए और वहाँ पे उनको बैठाइए, उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, रॉयल कमीशन आया था 1907 का। इसने पंचायती राज एक्ट को विलेज लेवल पे सजेस्ट किया था, और वही सेम चीज़ कि इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप्स लिए इन्होंने, 3 रिफॉर्म्स लाए ये कह सकते हैं। लॉर्ड मेयोज का जो रिजोल्यूशन था, उसके बाद लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन था, उसके बाद रॉयल कमीशन था 1907 का। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, तो वहाँ पे क्या हुआ, यूपी ने कंटिन्यू कर लिया 1947 एक्ट के साथ विथ फ्यू चेंजेस। अभी हम उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे फर्दर। कुछ चेंजेस के साथ जो 1947 का एक्ट था उसी के साथ जो उत्तर प्रदेश था उसने कंटिन्यू कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहला है फ्रेंड बलवंत राय मेहता कमेटी। आप सब ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, 1957 में आई थी। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसने सजेस्ट किया था 3 टियर सिस्टम, यानी कि जो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। यही सिस्टम जो सजेस्ट किया गया था, यही सिस्टम जो है अभी भी यूपी में फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था इलेक्शन जो है डायरेक्ट होने चाहिए। दूसरी कमेटी थी फ्रेंड, वो थी अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में आई थी। इसने देखिए यहाँ पे सजेस्ट किया था 2 टियर सिस्टम। इसने कहा कि जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी ढेर सारे विलेजेस को मिला करके मंडल पंचायत बनेगी, वो होनी चाहिए। और जो यहाँ पे आपका जिला परिषद है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जो सुपरवाइज करेगी सारे एक्शन को, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसको देखेगी। और मंडल पंचायत का क्या काम होगा? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये थी अशोक मेहता कमेटी, उसके क्या रिकमेंडेशन थे। साथ ही साथ बलवंत राय कमेटी, यहाँ पे उसने 3 टियर सिस्टम सजेस्ट किया था और इन्होंने 2 टियर का सिस्टम सजेस्ट किया था। फ्रेंड जो तीसरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी JVK राव कमेटी 1985 की। इसने सजेस्ट किया कि जिला परिषद ही प्रिंसिपल बॉडी होनी चाहिए जो कि प्लानिंग और डेवलपमेंट का कार्य करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लानिंग और डेवलपमेंट किसके लिए बात की गई थी? मंडल पंचायत के लिए। जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी होने की बात की गई थी, यानी सजेस्ट किया गया था। बट जो JVK राव कमेटी थी, इसने कहा जिला परिषद ही आपकी प्रिंसिपल बॉडी होगी जो कि प्लानिंग और डेवलपमेंट के सारे कार्य देखेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है LM सिंघवी कमेटी 1986 की। इन्होंने कहा अपने सजेशन में कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तीसरा जो विलेज हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और किस लिए ऐसा कहा? क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उनको हम इससे और पावरफुल बना सकते हैं। तो इनका ये मानना था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये जितने भी सजेशन थे, उसके बाद आपको पता है कि यूपी में 3 टियर सिस्टम अभी फॉलो किया जाता है। जो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा है जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे है, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे भी कह सकते हैं, या कहीं कहीं खंड लेवल पे भी कह सकते हैं,
और जो जिला परिषद है, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो दोनों थे, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये बाय द एक्ट ऑफ 1961 वर्क कर रहे थे। जो ग्राम पंचायत था वो एक्ट ऑफ 1947। ग्राम पंचायत एक विलेज में होती थी, क्षेत्र पंचायत का मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कहने की ये है कि ग्राम पंचायत हर विलेज के लिए एक ग्राम पंचायत होगी, लेकिन जैसे ग्राम सभा होती है वो एक विलेज के लिए भी हो सकती है अगर एरिया बड़ा है, और वन और मोर विलेजेस को मिला के भी एक ग्राम सभा हो सकती है। हम लोग देखेंगे फर्दर उसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझ रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी कि जो यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 था वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1992 में जब मिला, उसने कंटिन्यू कर लिया इसी एक्ट के साथ, यानी उसने कंटिन्यू किया 1947 एक्ट के साथ, कुछ चेंजेस किए। अब चेंजेस किस में किए? दो एक्ट थे उस टाइम के, यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 का था, दूसरा था यूपी क्षेत्र समिति एंड जिला परिषद अधिनियम 1961 का। तो इनमें कुछ चेंजेस करके उसने कंटिन्यू कर लिया था। इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो ग्राम पंचायत हुआ करती थी, क्षेत्र पंचायत या जिला परिषद, उनमें सब में कुछ कमिटीज़ होती थी, यानी सब के लिए, ये कॉमन नहीं थी। यानी ग्राम पंचायत में भी ये कमिटीज़ होंगी, क्षेत्र पंचायत में भी होंगी, इसी तरह से जिला परिषद में होंगी। कॉमन मत समझ लीजिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है फॉर ईच, सबके लिए। इनके नाम से ही बहुत आसान है, ये सारा इनका आपका जो डिस्कशन है वो एक्ट में है, यानी एक्ट में सबको मेंशन किया गया है। देखिए पहला है यहाँ पे नियोजन कार्य समिति। सीधी सी बात है, नियोजन हिंदी का शब्द इसका मतलब है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। शिक्षा समिति थी जिसका कार्य हुआ करता है प्राइमरी एजुकेशन को देखना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ये हेल्थ से रिलेटेड थी। उसके बाद देखिए एक और हुआ करते थे प्राथमिक समिति, जिसका काम था राशन शॉप्स को मैनेज करना, यानी सबको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है सही ढंग से कि नहीं हो रहा है। और लास्ट थी जल प्रबंधन समिति, जिसका वर्क होता था ड्रिंकिंग वाटर को, जो आपका पीने योग्य पानी है उसको मैनेज करना। तो यहाँ से आप इसके ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं इसके नाम से ही बहुत आसानी से। तो फ्रेंड ये था हमारा पूरा आज का डिस्कशन। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने सीखा कि पंचायती राज एक्ट का मतलब क्या है। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि इसके और कहाँ कहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, या हमने ट्रेस करने की कोशिश की हिस्ट्री में जा कर के। उसमें सबसे पहले हमने देखा वैदिक एज के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, फिर हम इपिक एरा पे आए। उसके बाद हमने मेडिवल पीरियड में भी देखा किस तरह से यहाँ पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड करके रखा गया था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो पूरा एक सेंट्रलाइज करने सिस्टम को कोशिश करते हैं, फिर उनको बहुत ही जल्द 1857 के रिवोल्यूशन तक ये पता चल जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन यानी बिना एटॉर्नीशिप किए, एटॉर्नी दिए हुए काम नहीं चलने वाला। उसके बाद वो कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं, यहाँ से आप हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा रिफॉर्म्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ देखी, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी थी जिसने नेमली 3 टीयर और 2 टीयर सिस्टम सजेस्ट किए थे। उसके बाद JVK राव कमेटी, फिर हमने LM सिंघवी कमेटी देखी। उसके बाद यहाँ पे देखा कि यूपी में 3 टीयर कौन कौन से सिस्टम है जो फॉलो किए जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद में कौन कौन से कमिटीज़, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ कौन सी हैं वो वर्क करती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का पूरा डिस्कशन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे, और चैनल के माध्यम से सारा जो आपका यूपी का लोकल लॉज है वो कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।